स्वागत है मित्रों हमारे इस चैनल लेट्स लर्न पे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 की तैयारी के तहत हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम देखेंगे बंगाल में द्वैत शासन। तो द्वैत शासन क्या चीज़ होती है, पहले समझ लेते हैं कि द्वैत शासन है क्या। अंग्रेजों ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए समझा कि अगर किसी चीज़ पे डायरेक्ट वो अपना अधिकार जमा लेते हैं यानी शासन पे, तो जन विद्रोह होने की संभावना थी। इसलिए उन लोगों ने निजामत को अपने पास रखा और दीवानी भारतीयों को सौंप दी, जिससे बाद में स्थिति के अनुसार वो दीवानी पर भी कब्जा कर लेते। तो यही है द्वैत शासन। जो लाभ वाला चीज़ था अंग्रेजों ने स्वयं अपने पास रख लिया और जो नियंत्रण वाली स्थिति थी वो भारतीयों को सौंप दिया। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1765 में लॉर्ड क्लाइव जो गवर्नर था, 2 बार गवर्नर बना था, तो 1765 से 72 तक था। उसने भारत में बांटो और राज करो की नीति के तहत बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। ये मीर जाफर के काल से शुरू हुआ था, जिसका अंत 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन का अंत किया था। इसके तहत दीवान जो स्थापित किया था बिहार में, उसने रामनारायण सिंह को इनके खिलाफ कार्रवाई किया। बिहार में जो शासक थे रामनारायण सिंह, उनके खिलाफ। उड़ीसा में राजा राम सिंह के खिलाफ और पोडिया में राजा युगल सिंह के खिलाफ, इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई किया अंग्रेजों ने। मुगल काल में जो प्रांत होते थे उनके सूबेदार होते थे। कानून व्यवस्था देखना काम था। सूबेदार और दीवान 2 होते थे। मुगल काल की हम बात कर रहे हैं तो प्रांतों में सूबेदार जो होते थे वो कानून व्यवस्था देखते थे, जिसके तहत सैनिक है, पुलिस है, फौजदारी, ये सब आते थे। तो इस तरह से द्वैत शासन मुगल शासन काल में थे। तो अंग्रेजों ने भी सूबेदारी वाली जो प्रथा थी स्वयं अपने हाथ में रखी, यानी सैनिक, पुलिस और फौजदारी। दूसरा था दीवानी। मुगल काल में जो दीवानी थी उसका कार्य था राजस्व वसूलना, दीवानी कानून लागू करना, तो यानी धन का संग्रहण करना। तो ये भारतीयों के हाथ में सौंपी गई थी। लेकिन मुगल काल में स्थिति ऐसी थी कि एक दूसरे पर ये नियंत्रण रखते थे और केंद्र के प्रति जवाबदेह थे। अंग्रेजों के समय जो द्वैत शासन जो अपनाई गई वो थोड़ी अलग थी। आगे देखते हैं। बंगाल के अल्पवयस्क नवाब को 53 लाख वार्षिक पेंशन देकर निजामत का अधिकार ले लिया। यही जो हमने ऊपर बताया, निजामत का अधिकार यानी फौजदारी वाली व्यवस्था पूरी अपने हाथ में ले ली। और सम्राट से दीवानी पहले ही मिल चुकी थी, तो बंगाल में दीवानी तो पहले थी, अब निजामत भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। दोहरा शासन अब देख लेते हैं, यहाँ पे समझाया गया है थोड़ा सा दीवानी और निजामत। दीवानी पहले मिली थी, भारतीयों के जिम्मे था ये दीवानी। बंगाल में 2 उप दीवान की, बंगाल और बिहार जो कि एक ही प्रांत था उसमें। तो बंगाल में मोहम्मद रजा खां को और बिहार में राजा सिताब राय को। ये पूछा गया है, दोनों प्रश्न पूछा गया कि बंगाल में कौन था उस दीवान और बिहार में। तो राजा सिताब राय बिहार में थे और मोहम्मद रजा खान बंगाल में थे। इनको जो दीवान होते थे इनको नायब निजाम भी कहा जाता था। चूँकि बंगाल में अल्पवयस्क शासक था इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। तो दोहरी शासन बटा हुआ था, कंपनी व नवाब में बटा हुआ था शासन, और ताकत जो है पूरी थी वो कंपनी के पास थी। द्वैत शासन के कारण क्या थे, क्यों जो है लॉर्ड क्लाइव ने दोहरी शासन की नीति अपनाई। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए ब्रिटिश साम्राज्य का, तो लॉर्ड क्लाइव ही ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था भारत में। कंपनी के प्रति विद्रोह का या असंतोष न उत्पन्न हो, इसलिए उसने दोहरी शासन नीति अपनाई और दीवानी भारतीयों के पास ही रहने दिया। कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनियां कर नहीं देंगी, ये सोचकर उसने जो है कर वाली स्थिति जो रखी वो भारतीयों के पास रखी कि भारतीय अपना कर वसूलें और फिर कंपनी को दें। यूरोप में भी इंग्लैंड के प्रति अन्य शक्तियां विद्रोह हो जाती, अन्य शक्तियां जो फ्रांस, डच, पुर्तगाली थी विद्रोह कर देती। यूरोप में भी स्थिति उल्टी हो सकती थी, इसलिए भी उसने दोहरी नीति अपनाई, दोहरी शासन पद्धति। कोर्ट ऑफ एंसेस्टर्स जो थे पूरे क्षेत्र पर अधिकार के पक्ष में नहीं था, पूरे क्षेत्र पर अधिकार नहीं करना चाहता था, केवल शासन करने की नीति उनकी थी। प्रत्यक्ष शासन से व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती, लोग बाधा उत्पन्न करते। जो यहाँ की रीति रिवाज थे, लोगों के स्वभाव थे, इनमें कुछ
परिवर्तन करने का प्रयास करता शासन, जिससे विद्रोह हो जाता। इसलिए उसने दोहरी शासन नीति अपनाई कि अभी भारतीयों के हाथ में ही रहने दिया जाए। भारतीय नवाबों को बदनाम करना चाहता था, तो पैसे की वसूली भारतीय करते, जिससे भारतीय नवाब ही, जो जमींदार नवाब थे, पैसे की वसूली करते थे, कर वसूली करते, वही बदनाम होते। ये एक नीति थी, असफल और अयोग्य नीति थी, जिससे जो है मतलब जनता यहाँ के शासकों को अयोग्य समझने लगती। संसद के कंपनी कार्य में सीधे हस्तक्षेप का डर भी था। दुष्परिणाम देखिए क्या हुआ। दोहरी शासन नीति का दुष्परिणाम यह हुआ कि चारों तरफ अराजकता फैल गई, लूटमार और भ्रष्टाचार बढ़ गया, अधिकारियों में उत्तरदायित्वहीनता आ गई, न्याय व्यवस्था ठप हो गई, कृषकों का कष्ट बढ़ गया, लगान की ठेकेदारी होने लगी, तो ठेके पे लगान लोग उठा लेते थे, तो लगान अपने हिसाब से बढ़ाते रहते थे ठेकेदार। व्यापार वाणिज्य की अवनति हुई, कंपनी का चूंकि एकाधिकार हो गया था, इसलिए व्यापार वाणिज्य की अवनति हुई। बंगाल का उद्योग भी प्रभावित होने लगा। बंगाल में मुख्य रूप से जो रेशम उद्योग था, जुलाहों का उद्योग था, इनका सबका उत्पीड़न होने लगा। 1770 में बंगाल में देखिए अकाल पड़ गया, वहाँ दुर्भिक्ष आया, लेकिन सरकार ने जो है कर नहीं घटाया, निष्क्रिय रहा सरकार, जिससे लगभग 1/3 लोग बताते हैं उस समय की स्थिति कि 1770 के दुर्भिक्ष में बंगाल में लगभग 1/3 लोग मर गए। धन का अभाव था, इंग्लैंड की ओर बढ़ा, मतलब धन का जो बहाव था भारत से वो इंग्लैंड की तरफ हुआ, यहाँ से धन का दोहन होने लगा। इसे सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने वर्णित भी किया था। 1766, 67, 68 में बताया जा रहा है कि 1766, 67, 68 3 साल में लगभग 59 लाख पाउंड जो है भारत से इंग्लैंड की तरफ हस्तांतरित हुआ। देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध की स्थिति देखते हैं। अंग्रेजों का काफ़ी अधिकार हो चुका था बंगाल में। अब चूंकि मराठा शक्ति इसमें ज़्यादा शक्तिशाली थी, तो अंग्रेजों ने मराठों को दबाने की प्रयास किया। 1761 की बात करते हैं, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, उसमें बालाजी बाजीराव काफ़ी दुखी हुए, आहत हुए और उनकी मृत्यु हो गई। 1761 से 72 तक माधवराव पेशवा बने और उनके संरक्षक थे चाचा रघुनाथ राव, जिनको राघवा भी कहा जाता था, रघुवा। इन्होंने क्या किया, निजाम और मैसूर शासक को भगाया, रोहिलो जाटों और राजपूतों को भी हराया। 1771 में क्या स्थिति हुई, शाह आलम को पेंशन भोगी सा बना दिया गया। 27 वर्ष में मृत्यु हो गई। प्रथम पेशवा थे, 27 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई, और शाह आलम जो मुगल शासक थे उनको पेंशन दे दिया गया। 1772-73 में नारायण राव जो पेशवा बने, और 1773 में उनकी हत्या करवा दी गई। 72 में बने और नारायण राव की 73 में हत्या करवा दी गई। पत्नी से माधवराव का जन्म हुआ था, इनकी पत्नी से, यानी नारायण राव के पुत्र थे माधवराव, और इनके संरक्षक थे नाना फड़नवीस। राघवा ने पेशवा नहीं माना था इनको। हैदरली से, जब कुर्ग में था हैदरली, मदद नहीं पाया राघवा, अंग्रेजों से मदद मांग लिया उसने। जब हैदरली से नहीं मदद मिली तो अंग्रेजों से मदद मांग लिया राघवा ने। इसी कारण से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अंग्रेज और राघवा में संधि हो गई, सूरत की संधि। अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट, बम्बई के कुछ टापू देने का वादा किया राघवा ने। अंग्रेज सेना रखने के लिए 1.5 लाख रुपए मासिक देना तय हुआ कि अंग्रेजी सेना रहेगी तो 1.5 लाख रुपए मासिक आपको हमको देंगे, तो अंग्रेजी सेना आपकी सहायता करेगी। अंग्रेजों का सालसेट पर कब्जा हो गया, सालसेट बंदरगाह था उस पर कब्जा हो गया, लेकिन कलकत्ता काउंसिल ने समझौता इनकार कर दिया, जिससे वारन हेस्टिंग्स ने नाना फड़नवीस से संधि करने भेजा कर्नल को, और वहाँ पे फिर पुरंदर की संधि हो गई 1776 में। माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया। संधि के बाद धन व सालसेट टापू अंग्रेजों को देना पड़ा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं स्वीकार किया इस बात को, मराठों ने भी नहीं माना। वारन हेस्टिंग्स ने इसे कागज का टुकड़ा कहकर अस्वीकार कर दिया। इसको जो संधि हुई थी पुरंदर की संधि, उसको इनकार कर दिया। 1779 में बड़गांव की संधि हुई। अंग्रेज मजबूर हो गए, उन्हें अपमानजनक संधि करनी पड़ी, और जो पुरंदर संधि से प्राप्त सुविधाएं मिली थी उनको वापस करना पड़ा अंग्रेजों को। सबसे महत्वपूर्ण मई 1782 में सालाबाई की संधि हुई, वारन हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया के बीच में हुई। सालसेट और बेसिन अंग्रेजों को दिए गए, जिसमें राघोबा को पेंशन
दे दिया गया और माधव राव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया। प्रथम आंग्ल युद्ध इसी के बाद सालबाई की संधि के बाद समाप्त हो गई। पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो मई 1782 में सालबाई संधि के बाद समाप्त कर दिया गया। उस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। अब देखिए मराठों में टकराव बढ़ गया। महादजी सिंधिया 12 वर्ष तक जो है 1784 से 1794 तक अपने आप उस आलम को अपने प्रभाव में किया था महादजी सिंधिया, और दिल्ली का वास्तविक शासक बना रहा महादजी सिंधिया। लेकिन 1794 में उसकी मृत्यु हो गई। 1795 में देखिए माधवराव आदित्य की भी मृत्यु हो गई। अब बाजीराव आदित्य पेशवा बना, जो रघुनाथ राव का अयोग्य पुत्र था बाजीराव पेशवा। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 में, मराठों को हानि हुई, वेल्लेजी दिल्ली से सहायक संधि करनी पड़ी। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 18 में हुआ, उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। मराठा शक्ति व पेशवा के वंशानुगत जो पद थे अब समाप्त कर दिए गए। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। उस समय लॉर्ड वेल्लेजी भारत आया था। 1798 से 1805 दौलत राव सिंधिया, यशवंत राव होलकर, ये समय मुख्य शक्तिशाली पेशवा वो थे, मराठा थे। सिंधिया और होलकर बचे हुए थे। ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना देखिए कब हुई, 1818 में हुई। 1767 में लॉर्ड क्लाइव जो भारत से चला गया। वारेन हेस्टिंग्स ने कर्मचारियों पर नियंत्रण लगाया। सम्राट की वार्षिक पेंशन जो 26 लाख थी वो भी देना बंद कर दिया। तो बंगाल के नवाब की जो वार्षिक पेंशन थी 53 लाख रुपया, उसको घटाकर 16 लाख कर दिया गया। देखिए अब सम्राट की जो पेंशन थी 26 लाख, उससे ज़्यादा तो नवाब की पेंशन थी 53 लाख, लेकिन अब उसको भी 16 लाख कर दिया गया। सम्राट को तो देना ही बंद कर दिया हो, बंगाल के नवाब को 16 लाख। चेत सिंह जो बनारस के राजा थे उनसे धन लिया गया। चेत सिंह से अवध की बेगमों को लूटा गया। काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ गया था मराठों से। ये देखिए अवध की लूट इसे कहा था, अवध की बेगमों से लूट की थी, उसे अवध की बेगमों की लूट कहा था। मराठों से 1775 से 82 में और मैसूर से दूसरा युद्ध हुआ उसी समय 1780 से 84 करके राज्य विस्तार किया अंग्रेजों ने मराठों और मैसूर से। कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। वारेन हेस्टिंग्स पर क्लाइव की तरह मुकदमा चलाया गया। ये दो लोगों पे, क्लाइव पे मुकदमा चला और वारेन हेस्टिंग्स पे भी। 7 वर्ष तक 1788 से 95 तक ब्रिटिश संसद में, लेकिन दोनों वहाँ पे दोष मुक्त हो गए। मुकदमे में कंपनी के प्रारंभिक जो से ज़्यादा हुआ मतलब जांच में जितना पूंजी था उससे ज़्यादा खर्च हो गया मुकदमे में। मैकफर्सन जो है 1785 में उसने कहा था कि बंगाल का अस्थायी गवर्नर बन के आया 1785 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में गवर्नर जनरल बना और ये 93 तक था और मुख्य सेनापति भी रहा था। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हारा था और फिर वहाँ से भारत भेज दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये इसने जो है यहाँ आते ही यूरोपियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की, जिला, प्रांत व सदर न्यायालय स्थापित किया और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट है, अस्थायी बंदोबस्त। सर जॉन सोर, इसके बाद 1793 से 98 तक सर जॉन सोर गवर्नर जनरल रहा। सर जॉन सोर ने तटस्थता की नीति अपनाई और इसे वापस बुला लिया गया बाद में। लेकिन फिर लॉर्ड वेलेस्ली आया गवर्नर जनरल बन के 1798 से 1805 तक ये रहा। इसने सहायक संधि की हैदराबाद, अवध, पेशवा, राजपूत और त्रावणकोर से। मैसूर से चौथा युद्ध हुआ जिसमें इसने टीपू सुल्तान को पराजित किया और उसकी हत्या करवा दी। मराठों से भी युद्ध हुआ। आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं। 1813 से 1830 तक यानी 10 साल तक गवर्नर जनरल रहा। वेलेस्ली की साम्राज्यवादी नीति का विस्तार इसने किया, आगे बढ़ाया। नेपालियों से युद्ध हुआ यानी गोरखों से 1814 से 1816 युद्ध हुआ। पिंडारियों का लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दमन कराया, इंपॉर्टेंट है पिंडारियों का दमन। मराठा संघ की समाप्ति कर दी। मुगल सम्राट और राजपूतों से संबंध स्थापित किया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ, जो कि संगोली की संधि के बाद आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया। नेपाल जो है 1768 में एक शक्तिशाली गोरखा राज था। 1801 में अंग्रेजों को अवध से गोरखपुर और बस्ती जिले प्राप्त हुए थे। अवध से गोरखपुर और बस्ती जिले प्राप्त हुए। 1814 में संघर्ष हुआ अंग्रेज और गोरखों के बीच।
14 में प्रारंभ हुआ। कालंग दुर्ग में, जैतक दुर्ग, अल्मोड़ा, मालवा, इन सभी क्षेत्रों में युद्ध हुए। कंबनपुर में युद्ध हुआ। अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और अंत में 1814 से 1816 तक 2 साल युद्ध होने के बाद जो है छिटपुट युद्ध के बाद 1816 में मार्च 1816 में संगौली की संधि होगी। इंपॉर्टेंट है, संगौली की संधि 1816। ये क्यांडवू की संधि है म्यांमार से 24 में 1824 में। दो महत्वपूर्ण संगौली की संधि और जानबू की संधि। कुमाऊं और गढ़वाल जो है अंग्रेजों को मिले। शिमला सुरक्षित हुआ। सिक्किम भी अंग्रेजों को मिल गया। काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने को राजी हो गए, चूंकि हार गए थे गोरखा। सीमाओं पर पक्के खंबे लगे। स्थापित हुआ कि हाँ ये सीमा है। नेपाल दरबार में केवल अंग्रेज रहेंगे। इस युद्ध के लिए कंपनी ने नवाब से 1 करोड़ उधार लिए थे। अतः अवध को जो है रोहेलखंड परगना का तराई का हिस्सा दे दिया गया। यानी अवध से इसने लिया था 1 करोड़, उसकी जगह पे रोहेलखंड दे दिया। अंग्रेजी सेना में गोरखों की भर्ती होने लगी। अंग्रेजों ने शिमला, मसूरी, नैनीताल और रानीखेत आदि पर्वतीय प्रदेश विकसित किए। लेकिन इन सब का विकास अंग्रेजों ने किया था। शिमला, मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, जो कि आज महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी माने जाते हैं। चोग्याल के सिक्किम राजा के साथ संधि किया अंग्रेजों ने 1817 में। तीस्ता व मेची नदियों के मध्य का प्रदेश जो है राजा को दे दिया गया। जो सिक्किम के राजा थे उनको तीस्ता और मेची के बीच की स्थान को दे दिया गया। सिक्किम पर नेपाली अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। पिंडारियों का दमन। देखिए पहला उल्लेख जो मिलता है पिंडारियों का वो 1689 में महाराष्ट्र पर मुगल आक्रमण के दौरान मिलता है। पिंडारियों का वर्णन। बाजीराव प्रथम के समय मराठा सेना से संबद्ध थे ये पिंडारी सभी। ये युद्ध में अवैतनिक सहायता करते थे, यानी बिना वेतन के युद्ध में मराठों की सहायता करते थे और सेवा के बदले जो लूटपाट का जो माल मिलता था उसे ले लेते हैं। मराठों के ये अनियमित सैनिक थे, एक तरह से कह सकते हैं अनियमित सैनिक थे बिना वेतन के। राजपुताना और सेंट्रल प्रोविंस में लूटमार किया इन्होंने पिंडारियों ने। नेता जो इसका था, प्रमुख नेता जो पिंडारियों का था, वासिल मोहम्मद था, चीतू था और करीम खान था। तीनों महत्वपूर्ण नेता थे पिंडारियों के। चीतू को तो चीते ने खा लिया था जंगल में। देखिए आगे देखते हैं। एक लोगों को तो, करीम खान को तो अंग्रेजों ने रियासत दे दिया एक, और एक को मार दिया था शायद। अभी देखते हैं आगे होगा। 1812 में मिर्जापुर व शाहबाद जिलों में लूटमार हुआ अंग्रेजों के। निजाम प्रदेश में लूटमार हुआ 1815 में। उत्तरी सरकार में लूटमार हुआ 1816 में। इस तरह से अंग्रेज लूटते रहे और अधिकतम धन लूट के अपने देश इंग्लैंड को भेजते रहे। उत्तरी सरकार में देखिए, उत्तरी सेना जो 1,13,000 सेना और 300 बंदूकों के साथ चारों ओर से हमला किया और उसका नेतृत्व जो कर रहा था उत्तरी सेना, दक्षिणी सेना और एक मध्य सेना थी। उत्तरी सेना में स्वयं नेतृत्व किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। दक्षिणी सेना का सर थॉमस हिस्लोपर ने किया, जो सर थॉमस हिस्लोप, और जो मध्य सेना थी एक सेना उसको मैल्कम ने किया। और 1818 में पिंडारियों का पूर्ण रूप से इन्होंने लोगों ने दमन कर लिया। पूछा जाता है पिंडारी को दमन किसने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को माना जाता है। इन दोनों की स्थिति देख लेते हैं तीनों की। करीम खान को जो है गोरखपुर में जागीर दे दी गई। चीतू को जंगल में शेर ने खा लिया था और वासिल मोहम्मद ने सिंधिया के यहाँ शरण लिया। अंग्रेजों को सिंधिया ने जो है अंग्रेजों को सौंप दिया वासिल मोहम्मद को, और फिर वासिल मोहम्मद ने आत्महत्या कर ली। यानी सिंधिया ने गद्दारी की और वासिल मोहम्मद को अंग्रेजों को सौंप दिया। 1824 तक पिंडारियों का पूरी तरह से सफाया हो गया। पिंडारियों पे एक फिल्म बनी है वीर। मराठा संघ का विघटन हुआ, जो सलमान खान की फिल्म है, मिथुन और सलमान खान की वीर। पिंडारियों को दिखाया गया, काफ़ी शक्तिशाली थे। मराठा संघ का विघटन देखिए क्या हुआ। भोसले अलग हो गए। होलकर, गायकवाड़ जो बड़ौदा में रहे, भोसले नागपुर में रहे और होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में और सिंधिया राजस्थान में। पेशवा जो उस समय थे, बाजीराव सेकंड था, बाजीराव द्वितीय। मंत्री थे त्रिम्बक जी स्वामी। वह ब्रिटिश जो स्वतंत्रता हुई परस्पर कट्टर थे एक दूसरे के।
पेशवा ने बड़ौदा के गायकवाड़ का अधिकार जताया। जो बड़ौदा के गायकवाड़ पर पेशवा ने अधिकार अपना जताया 1814 में। और राजदूत प्रधानमंत्री जो था गंगाधर शास्त्री को पेशवा से समझौता करने के लिए भेजा गया। 14 जुलाई 1815 को त्र्यंबक जी ने हत्या करवा दी उसकी, राजदूत की जो गंगाधर शास्त्री था उसकी हत्या त्र्यंबक जी ने करवा दी और अंग्रेजों को सौंपे गए। जो थाने जेल था वहाँ पे सौंपा गया था भाग किला। 17 मई 1816 को भोसले सरदार आया। जो भोसले का सरदार था वो आया। साहिब और अंग्रेजों जो नागपुर में संधि हुई और नागपुर अंग्रेजों को दे दिया गया, यानी अंग्रेजों और भोसले में संधि हुई। 1817 में ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन जो था ब्रिटिश रेजिडेंट ने पेशवा को पूना की संधि के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद जो है मराठा संघ सदैव के लिए समाप्त हो गया। 1817 में पूर्ण रूप से समाप्ति हो गई। पेशवा ने संधि तोड़ दी थी। 5 नवंबर 1817 को ब्रिटिश रेजिडेंट पर आक्रमण हुआ। किरकी स्थान पर पेशवा हार गया। फिर सीताबर्डी का युद्ध हुआ, भोसले हार गया जिसमें होलकर से मदद मांगी पेशवा ने। 1817 में महिदपुर में पराजित हुआ पेशवा। मराठा संघ फिर समाप्त हुआ। मराठा संघ बनाते थे मराठे मिलके। भोसले के अधीन जो था गठमंडल, जबलपुर, होशंगाबाद, नर्मदा के उत्तर का जो क्षेत्र था ले लिया अंग्रेजों ने। अल्पेक्स राघोजी भोसले को शासक बना दिया। होलकर से सिरोज व टोंक जिले अंग्रेजों को दिए। जनवरी 1818 में होलकर से सहायक संधि कर ली। पेशवा अंतिम बार जो है कोरेगांव व अंटी की लड़ाई में हारा अंतिम बार से। पेशवा का मेलकम के सम्मुख समर्पण हुआ जो अंग्रेज था। बाजीराव दित 8 लाख पेंशन तय हुई बाजीराव दित की। पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। बिठूर यानी कानपुर में स्थान दे दिया गया, यहीं रहो आप और 8 लाख रुपए पेंशन लेते रहो, वार्षिक पेंशन। शिवाजी के जो वंशज थे प्रताप सिंह को सतारा राज्य का स्वामी माना गया। शेष राज बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। 1818 में सिंधिया से संधि की। देखिए धीरे धीरे गायकवाड़, सिंधिया, होलकर सबसे और पेशवा से समाप्त कर दिया गया संधि करके हरा कर। सिंधिया से संधि करके अजमेर छीन लिया। इस्लाम नगर का प्रदेश भोपाल के नवाब को दिया। अधीनता स्वीकार कर ली थी भोपाल के नवाब ने। गायकवाड़ ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। कुछ अहमदाबाद अंग्रेजों को दे दिया गया, अहमदाबाद के कुछ भाग। इस पे हंटर ने कहा था, विलियम हंटर ने, मुस्लिम राजकुमार हमसे बंगाल, कर्नाटक, मैसूर में लड़े, परंतु भारत विजय में सर्वाधिक विरोध हिंदुओं की ओर से हुआ। लड़े तो मुस्लिम राजकुमार, लेकिन सबसे अधिक जो विरोध हुआ वो हिंदुओं से, मराठों से और सिखों से हुआ। ये हंटर ने कहा था। हंटर ने लिखा भी है मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। मराठों की पराजय के जो कारण थे वो देखते हैं। पहली बात तो मराठों की पराजय का प्रमुख कारण था कि योग्य नेतृत्व का अभाव था। योग्य महादजी सिंधिया, माधवराव, अहिल्याबाई, होलकर, तुकोजी, होलकर, नाना फड़नवीस, ये सभी योग्य थे। इसके अतिरिक्त और जो लोग हुए सब अच्छे नेतृत्व के लायक नहीं थे। सैनिक दुर्बलता भी थी। गोरिल्ला नीति का इन्होंने त्याग दिया था और सीधे युद्ध करने लगे थे। इससे चूंकि इनके पास सैनिक जो थे वो सीधे युद्ध के जो है आदि नहीं थे, अभ्यस्त नहीं थे, इसलिए भी हारे। परस्पर एक दूसरे में कटुता होती थी, असहयोग की भावना रहती थी और आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी इनकी। चौथा अवसर देशमुखी वसूलते थे, यही इनके आय का प्रमुख साधन था। राष्ट्रीय भावना की अभाव था इनके। पिंडारियों के साथ केवल लूट के लिए लेते थे। जीते प्रदेश पर खराब प्रभाव पड़ता था, वहाँ से केवल वसूली करने जाते थे। उनकी रक्षा और उस तरह से नहीं ध्यान देते थे विकास पर। राजाओं और नवाबों से खराब संबंध थे इनके। अंग्रेज शक्ति का मूल्यांकन नहीं कर पाए ये मराठे। गुप्तचर प्रणाली भी इनके पास नहीं थी। राजपूत राज्यों से संबंध के बारे में देखते हैं। राजपूताने पर मराठों का नियंत्रण था। राजपूतों ने सिंधिया व होलकर का प्रभाव था। मराठों में किसका? सिंधिया का और होलकर का। सिंधिया आज भी है राजस्थान में और इंदौर में होलकर जो थे उनका भी अधिकार था। अंग्रेज और सिंधिया में 1817 में संधि हो गई। अंग्रेजों ने जून 1818 में अजमेर छीन लिया सिंधिया से। 1818 में फिर संधि जो हुई, राजपूत राज्यों व कोटा के जालिम सिंह के अधीन परगनों पर अपना अधिकार छोड़ दिया।
दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर से बात करने को कहा गया, तो उन्होंने मेटकाफ ने जोधपुर से संधि कर ली, सहयोग और संरक्षण का वचन दिया। जोधपुर ने 1500 घुड़सवार सैनिक और 1,08,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया चार्ल्स मेटकाफ से। उदयपुर से संधि हुई 1818 में। उदयपुर को सेना न भेजना स्वीकार किया गया। आय का जो आगामी 5 वर्षों तक 25% और बाद में 3/8 भाग देना तय हुआ उदयपुर से। फिर देखिए राजपूताने में जयपुर से संधि हुई 1818 में ही। संधि न करने पर अधीनस्थ रजवाड़ों से संधि की चेतावनी दी, अतः कुछ सेना में वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। बाद में कोटा, बोधी, बीकानेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और करौली से संधियां की। कर्नल टाड ने इन संधियों के उन्मूलन का असफल प्रयास किया। मुगल सम्राट से संबंध की पानीपत के तीसरे युद्ध यानी 1761 के बाद मुगलों का वर्चस्व समाप्त हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बाहरी औपचारिकताओं के बिना मिला लिया इनको। केवल पंजाब और सिंध में अंग्रेजों का प्रभुत्व नहीं था, पूरे भारत पर इनका प्रभुत्व हो चुका था। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार देखते हैं 1818 से 1856 तक, यानी प्लासी के युद्ध से पहले की स्थिति देखते हैं। 1843 में इन्होंने सिंध विजय कर लिया। फिर सिंध के बाद पंजाब विजय किया 1849 में। उसके बाद जो बाकी रियासत थी उनका धीरे धीरे अधिग्रहण कर लिया। तो पहला देखते हैं सिंध विजय। तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार अगले वीडियो में देखते हैं मित्रों। आज इतना ही, धन्यवाद मित्रों।